आज हम बात करेंगे कि HTML क्या होती है और हम कैसे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं और वेबसाइट क्रिएट वगैरह करते हैं तो फिर तो आपको HTML का पता होगा। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ आना चाहते हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट की किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो तो बात की बात है कि आप कोई फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो आपका पहला स्टेप होगा वो होगा HTML सीखना। अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML है क्या चीज़। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी वेबसाइट को। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो जो ह्यूमन बॉडी है, तो उसकी जो सामने वाला जो जितना भी हमारी आर्म्स हो गई, हेड हो गया, बॉडी हो गई, ये सब HTML है। और जितनी भी इसकी आगे से खूबसूरती है हमारी बॉडी की, तो वो इसकी CSS हो जाएगी। तो यही सिचुएशन हमारी वेबसाइट की तरफ भी जाती है। तो अगर हम वेबसाइट का सिंपल स्ट्रक्चर देखें कि वेबसाइट की बुनियाद क्या है, तो वो हमारे पास उसकी HTML हो जाएगी। और जब हम उस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट चीज़ें लाइक कलर हो गया, उसकी इमेजेस को खूबसूरत बनाना, उसके फ़ॉन्ट्स को सेट करना, ये सब चीज़ें हमारे पास उसकी CSS हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम HTML को डिस्कस करेंगे और HTML के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है HTML के नाम का। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर आके जो सबसे पहला स्टेप होता है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है और वो फाइल होती है हमारी नोटपैड की फ़ाइल। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे उसको जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस फाइल को हम रीनेम करके कुछ नाम भी दे देते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ HTML बेसिक्स। ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड ही कर लेते हैं। तो अब ये फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जितना भी कोड लिखूँगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये सब मेरा जो होगा HTML का कोड होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर एक HTML बेसिक्स के नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की है। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं कुछ कोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो HTML को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, हम HTML के स्ट्रक्चर को कवर करते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। तो HTML एक कुछ रूल्स के साथ हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है टैग्स। टैग्स बेसिकली HTML सारी की सारी HTML टैग्स पे वर्क करती है। कोई भी टैग होगा अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड भी होगा। इसी तरह कुछ टैग्स होते हैं जो कि जिनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आप ये समझें कि जो टैग एक बार स्टार्ट हो गया उस टैग ने एंड भी लाजमी होना है। तो टैग को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये हम लेस देन का साइन डालते हैं, इसके अंदर हम टैग नेम लिखते हैं और फिर ये ग्रेटर देन का साइन डालते हैं। तो इसका मतलब है ये टैग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सारा जो है ये टैग हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो टैग नेम है हमारे पास, ये उस टैग का नाम होगा। ये हर केस में डिफरेंट होता है। तो ये हमने टैग को स्टार्ट किया हुआ। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग एंड भी लाजमी होता है। तो अब हमें इसको एंड करना है। तो एंड करने का क्या तरीका है, हम दोबारा ये लेस देन का साइन डालते हैं, उसके बाद हम फिर से टैग का नेम लिख देते हैं और इस तरह से ग्रेटर देन का साइन डालकर उसको बंद कर देते हैं। अभी तो ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, मतलब यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। तो जिस जगह भी हमारा इस लेस देन के बाद बैक स्लैश यूज़ हो जाए, उसका मतलब है कि ये टैग जो है हमारे पास एंड हो चुका है। तो अब क्या हुआ, ये टैग जो है यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब ये टैग के अंदर जितना मर्जी कोड हो जाए, मतलब 1000 लाइंस का कोड भी हो जाए, लेकिन HTML गैस कर लेगा कि ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, इसके अंदर जो मर्जी चीज़ें आप लिखेंगे और वो एंड यहाँ पे हो चुका है। हाँ, अगर इसके बाद आप कुछ काम करेंगे, इस तरह कोडिंग कुछ भी करेंगे,
तो वो ये समझ जाएगा कि वो इस टैग के अंदर का काम नहीं है, ये किसी और टैग के या इस टैग के से हट के काम हुआ हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था टैग्स का, कि जो टैग एक बार हमने क्रिएट किया उसको स्टार्ट भी करना है और उसको एंड भी करना है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, टैग्स अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो हम सबसे पहले इन टैग्स को आपने इसी तरह लिखना है। हम लिखेंगे HTML। ये मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो कि हर वेबसाइट में यूज़ होगा। अब ये मेरा टैग जो है वो ओपन हो चुका है HTML के नाम का। अब ओपन हो चुका है तो मैंने अभी आपको बताया इस टैग को हमें क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे आकर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो मैं ऐसे स्पेस दे रहा हूँ और इस तरह इन वाइट स्पेसेस का, इनको हम वाइट स्पेस बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेसेस हैं, इन वाइट स्पेसेस का HTML इनको इग्नोर कर देता है। बेशक आप यहाँ पे जाके इसको क्लोज़ कर दें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको इग्नोर कर देगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस जगह मर्ज़ी उसको क्लोज़ करें। तो हमने HTML को स्टार्ट किया और HTML को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। इसके बाद HTML के टैग के बाद हमारा अगला टैग होता है, उसी के अंदर ये ख्याल रहे यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ और यहाँ पे HTML क्लोज़ हो गया। हमारा अगला टैग होता है हेड के नाम का। अब हमारा हेड का टैग स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आके मैं इस हेड के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ तक क्या हुआ, हमारा एक HTML का पूरा टैग है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसी के अंदर हमारे पास एक और टैग है हेड का, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये ख्याल रहे कि ये जो हेड का टैग है ये इसी के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे हेड स्टार्ट किया, सॉरी, जो आपने हेड है वो यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट तो ठीक किया लेकिन आपने एंड इधर आके कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या होगा कि HTML तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, उसके अंदर हेड आ रहा है, ठीक है, और HTML यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन हेड जाकर उसके बाद ख़त्म हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ पहले शुरू हुई है उसको ख़त्म होना है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी के अंदर ख़त्म होंगी। तो हमने इस वजह से हेड को कहाँ ख़त्म करना है, यहाँ से हटाकर यहाँ पे ख़त्म करना है या इस जगह ख़त्म करना है। वाइट स्पेसेस मैंने आपको बताया कि वो उनको इग्नोर कर देते हैं। अब हेड के टैग के अंदर हमें एक और टैग लेना होता है। अच्छा, ये बिल्कुल ना, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन बॉडी की तरह है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है ना, सबसे पहले हेड आता है। आप अगर देखें ह्यूमन बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, उसके बाद बॉडी आती है। तो बॉडी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, आर्म्स होती हैं, इस तरह जितना भी हमारा बॉडी का हिस्सा है वो सब बॉडी के अंदर आता है। तो ह्यूमन बॉडी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो अब हेड के अंदर हम क्या चीज़ लेते हैं, लेट से ये मान लीजिए कि ये एक इंसान है, तो इंसान का सबसे पहली चीज़ तो उसका नाम होता है। तो हम वेबसाइट के अंदर भी सबसे पहली चीज़ उसका नाम बताते हैं। तो हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल का टैग लेंगे और यहाँ से उस टाइटल के टैग को क्लोज़ कर दिया। अब ये वाला हेड और ये वाला हेड यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब हेड के अंदर आया है टाइटल, और टाइटल के अंदर यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट का नेम आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि वेबसाइट के अंदर का कुछ कंटेंट भी होता है। मतलब जो जितनी भी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है कुछ डाटा लिखा होता है। तो वो डाटा कहाँ पे आता है, नाम तो हमने वेबसाइट का दे दिया। उसके बाद हेड ख़त्म होने के बाद हेड के अंदर उसका डाटा नहीं आता, ये आपने ख्याल रखना है। हेड के बाद आता है जहाँ पे हेड क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक टैग लेंगे बॉडी के नाम का, सॉरी बॉडी। अब बॉडी का टैग यहाँ पे शुरू हो चुका है, तो बॉडी का टैग हम बिल्कुल यहाँ पे आके क्लोज़ कर देते हैं। तो इसके अंदर जितना भी आप काम करेंगे वो तमाम वेबसाइट का कंटेंट होगा, वेबसाइट का डाटा होगा। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि एक ह्यूमन बॉडी है, जिस तरह ये उसका हेड हो गया, हेड के अंदर हमने उसका नाम डिफ़ाइन कर दिया और उसके बाद बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर उसकी आर्म्स और वो सब चीज़ें हमने, हैंड हो गया, फीट हो गए, वो सब इसके अंदर ही आएंगे। तो जितना भी कंटेंट है, जितना भी डाटा है वो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, जितना भी टाइटल है वो हम हेड के अंदर लेते हैं और ये सब कुछ मिला के वो HTML के अंदर आता है। तो ये HTML की वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, आपको समझ आ चुकी होगी। अब कोई भी वेबसाइट आपने बनानी है तो ये स्ट्रक्चर तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। हाँ, अंदर जो बॉडी का कंटेंट होता है वो हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। अब मैंने ये लिख लिया, तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको देखूँ भी कि ये क्या वेबसाइट बनी भी है या नहीं बनी, मेरी वेबसाइट चेक भी करूँ इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो
आउटपुट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कि हम अगर मिनिमाइज़ करें, ये जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है, अगर इसकी आप टाइप देखें तो इसकी टाइप आपके पास आ रही है डॉट टेक्स्ट TXT। TXT का मतलब होता है, ये एक एक्सटेंशन है, फाइल टाइप है, सॉरी, वो TXT है। ये अगर आप देखें टाइप इसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपको टाइप यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, ये जनरल के अंदर आप ये देखेंगे इसका पूरा नाम HTML basics डॉट TXT। तो ये TXT का मतलब होता है कि अभी के लिए ये टेक्स्ट फाइल है, अभी ये आपकी वेबसाइट नहीं बनी, अभी ये आपका एक किस्म का टेक्स्ट एडिटर है। तो आपने इसकी फ़ाइल टाइप चेंज करनी है, इसकी फ़ाइल टाइप आपने चेंज करके वो वाली फ़ाइल टाइप रखनी है जो कि हमारी वेबसाइट की फ़ाइल टाइप होती है, ठीक है, जो कि हमारे क्रोम के ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो शो हो सके। तो हम इसको दोबारा से सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज़ करेंगे। सेव नहीं करना, सेव एज़ करना है क्योंकि ऑलरेडी सेव हुई हुई है। तो मैं इसका जो टाइप है, अगर आप ये देखें डॉट TXT लिखी है, मैं इसको डॉट TXT लिखा हटाकर, अगर आपकी सिर्फ यहाँ तक लिखी है तब भी ठीक है, तो आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और डॉट HTML कर देना है। जैसे ही डॉट HTML करेंगे वो उसकी फाइल टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ से ये ख्याल रहे कि इसका अभी सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमने इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं रखना, हमने इसको ऑल फाइल्स करना है। तो अब जब इसको आप सेव करेंगे, मैंने इसको सेव कर दिया है, तो ये देखें मेरे पास एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस पुरानी वाली की ज़रूरत हमें नहीं रही, हम आगे का जितना भी काम है वो इस दूसरी वाली पे करेंगे, डॉट HTML वाली पे। तो अब ये हमारे पास सेव हो चुकी है डॉट HTML से। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक कर कर ओपन करूँ तो ये अब आप देखें, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, जो मैंने अभी कंटेंट लिखा है बॉडी के अंदर वो मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ अगर आप टॉप पे देखें तो माय फर्स्ट वेबसाइट, ये जो हमने हेड के टैग के अंदर, टाइटल के टैग के अंदर काम किया था, हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल का टैग लिया था और उस टैग के अंदर मैंने लिखा था माय फर्स्ट वेबसाइट। तो टाइटल यहाँ पे आ रहा है और अंदर बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इज़ इट क्लियर? ठीक हो गया। तो अब हम आगे मूव करते हैं। मैं इसको ओपन एक दफ़ा कर लेता हूँ। ओपन आपने अब अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये तो आपका क्रोम ओपन हो जाता है या वेब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ओपन हो जाता है। तो अगर फाइल ओपन करनी हो तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इस पर ओपन विद पे जाना है और यहाँ से इसका अपना जो नोट पैड है वो चूज़ कर लेना है। अगर यहाँ पे नोट पैड शो नहीं हो रहा तो आपने चूज़ अनदर ऐप पे करना है और यहाँ से सारे ऐप्स आपके सामने आ जाएंगे। आपने यहाँ से वो नोट पैड जो है वो ढूंढ लेना है। तो जैसे ही नोट पैड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर दोबारा ओपन हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि HTML के अंदर एलिमेंट्स क्या चीज़ें हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट को। बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा यही रहने वाला है। अब मैं HTML के अंदर एलिमेंट्स की बात करता हूँ। अब बेसिकली एलिमेंट्स हमारे पास ये होता है, कुछ टैग्स के अंदर जितना भी डाटा है वो तमाम उसके एलिमेंट्स में आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको जो है वो HTML की हेडिंग्स के बारे में बताता हूँ। हमारे पास टैग्स का मैंने आपको बता दिया कि टैग्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला टैग हमारा जो यूज़ होता है, मैक्सिमम वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है, वो है हेडिंग टैग का। तो हमने एक टैग लेना है H1 के नाम का। अब ये टैग का नेम है, ठीक है। और उसके बाद अब इसको ओपन कर लिया तो इसको क्लोज़ भी करना है। यहाँ से इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग 1। अब अगर मैं इसको सेव करूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। ये ध्यान रहे कि ये काम बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये एंड हुआ। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूँ तो ये देखें, ये बहुत बोल्ड होके मेरे पास लिखा आ रहा है, मतलब ये एज अ हेडिंग लिखा आ रहा है। तो ये H1 जैसे ही आप लिखेंगे तो वो जो हमारा वेब ब्राउज़र है हमारी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली एक हेडिंग क्रिएट कर देगा और उस हेडिंग के अंदर आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे वो तमाम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ी सी छोटी हेडिंग लेना चाहते हैं, तो आपके पास HTML के अंदर ऑप्शन होता है, आप हेडिंग के टैग, मल्टीपल टैग्स होते हैं, सिंपल H1 ही नहीं होता, आप यहाँ पे H2 भी ले सकते हैं। और इसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग 2 और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक और होता है, आई थिंक ये H5 तक जाता है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 3 बार और इसको मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ से 3 4 5 और यहाँ पे हम 3
4 5। इसके अंदर का कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी वैसे मैंने समझाने के लिए आपको हेडिंग्स लिए हैं। तो अब अगर मैं इसको जाऊं और पेज को रिफ़्रेश जब तक नहीं करेंगे तब तक न्यू डाटा नहीं आएगा। यहाँ से फ़ाइल को सेव करना पड़ता है, कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, फ़ाइल के ऊपर जाकर और यहाँ से सिंपल सेव कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आके पेज रिफ़्रेश करना है। तो ये देखें मेरे पास हेडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस तरह हम अपनी हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास H5 या H6 तक ऑप्शन होता है, आई थिंक H6 भी एक होता है, लेकिन उसका मुझे कंफर्म नहीं है, आप उसको चेक कर लेना। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो कुछ बहुत बड़ा डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैराग्राफ है बहुत बड़ा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ और मैं इसको, इसके अंदर का जो कंटेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 4 से 5 बार ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास कंटेंट तो आ गया है अंदर का, क्योंकि मैंने अभी H1 टैग लिया है, वो डाटा तो आ गया है। लेकिन ये तमाम डाटा जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा, इसका जो फ़ॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मतलब ये आंखों को जो है ना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसे ही कोई 1000 लाइन्स हैं मेरे पास, तो वो तमाम इतनी ज़्यादा जब बोल्ड होंगी तो वो एक वेबसाइट की लुक को ख़राब कर देती हैं। हेडिंग हमेशा 2 से 3 लफ्ज़ की होती है, जिस तरह अब ये एक हेडिंग ठीक लग रही है, इसी तरह ये ठीक लग रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 लाइन्स हैं मेरे पास, कुछ टेक्स्ट टाइप है, बड़ा सा एस्से है, वो तमाम अगर मैं इसको इस हेडिंग के अंदर लिखूँ तो वो बहुत बुरी लगेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक और टैग होता है, उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग, और वो HTML के अंदर लिखा जाता है P के साथ। तो हम सिंपल इस H1 की जगह यहाँ पे P लिख देते हैं, और जहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है इस जगह, तो यहाँ पे आके हम P को क्लोज़ कर देते हैं। मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ, और दोबारा सेव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं एक बार फिर रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देखें, अब ये मेरे पास इसका फ़ॉन्ट वेट जो है, मतलब जो फ़ॉन्ट है वो लाइट हो गया है, और जो इसकी मतलब जो स्टाइलिंग है वो भी ठीक हो गई है। अब ये लिखा तो अंदर दिस इज़ माई हेडिंग 1 है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है दिस इज़ माई हेडिंग 1, दिस इज़ माई हेडिंग 1, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, तो इस वजह से हेडिंग लिखा आ रहा है। तो लेकिन इसका जो जो स्टाइल है अब ये अच्छा लग रहा है। अब अगर यहाँ पे कम से कम 1000 लाइन्स की भी हों पूरी, तो भी ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एज अ पैराग्राफ है, और पैराग्राफ हमेशा लेंथी ही होता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक हो गया। यहाँ तक का काम जो था वो हमने HTML के जो बेसिक हमारे पास टैग्स थे उनको हमने समझा है। मतलब हमारे पास H1 क्या होता है, हेडिंग्स कितनी टाइप्स की हैं, पैराग्राफ कितने टाइप्स के हैं, सॉरी पैराग्राफ क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, जैसे अक्सर वेबसाइट पे आप देखें एक लिंक गिवन होता है, वहाँ पे होता है कि क्लिक हेयर टू गो टू दिस पेज, और जैसे ही आप उस जगह क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू पेज पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। अभी के केस में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं किसी एक जगह पे क्लिक करूँ तो मैं लेट्स से गूगल की वेबसाइट पे चला जाऊँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए भी HTML के अंदर हमारे पास एक प्री डिफाइंड टैग होता है, हमें ख़ुद से कुछ नहीं करना पड़ता, हमें जितना भी काम है टैग्स की हेल्प से करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और टैग लूँगा, उसको हम बोलते होते हैं एंकर टैग, मतलब A टैग। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह टैग स्टार्ट किया और इस टैग को यहाँ से क्लोज़ कर दिया। ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करके रिफ़्रेश करूं, तो ये देखें मेरे पास एक और जो है टेक्स्ट पैराग्राफ टाइप का एक क्रिएट हो चुका है, मतलब क्लिक हेयर। लेकिन अभी जब मैं इसको क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि मैंने तो कहा था कि ये एंकर टैग जो होता है, यानी A टैग जो होता है, वो तो जो है उस पर क्लिक करो तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन फंक्शन परफॉर्म जब हम करें, मतलब मैंने कहा था हमने गूगल के पेज पे जाना है, तो हमें इसको बताना भी तो पड़ेगा ना कि मैं गूगल के पेज पे जाना चाहता हूँ, मतलब इसको अपनी लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऐसी चीज़ है कि जो टैग्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में मैंने कहा क्लिक हेयर, तो कहाँ पे क्लिक हो के कहाँ जाए, गूगल पे। तो गूगल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
मतलब यूज़र को यहाँ पे सिर्फ क्लिक हेयर ही शो होगा, लेकिन जब वो इस पर क्लिक करेगा तो वो गूगल पे चला जाएगा। तो गूगल बैक एंड पे हमने जो यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अपने इस कोड के अंदर इसको बताना होगा कि हमें गूगल पे जाना है। तो उस केस में हमें एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। अब एट्रीब्यूट्स हर टैग के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट, सबसे पहला ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, उसका नाम होता है href। अब एट्रीब्यूट यूज़ कैसे करते हैं, टैग के अंदर, ये मेरा पूरा टैग है, इसके अंदर यहाँ पे पहले तो टैग का नाम लिखना है, पहले उसी तरह टैग स्टार्ट करना है, टैग का नाम लिखना है ए टैग, और नाम के बाद स्पेस देनी है, स्पेस दे के आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये इस केस में इस एट्रीब्यूट का नाम है, हर एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखूँगा href इज़ इक्वल टू, और आपने ये डबल कोटेशन मार्क्स डालने हैं, और इसके अंदर आपने वो लोकेशन दे देनी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ये देखें, href का मतलब होता है, ये एक एट्रीब्यूट है, मतलब इसका मतलब है कि हम इसको बता रहे हैं कि इसको यूज़र को कहाँ ले जाओ जब वो इस पर क्लिक करे। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए वैसे ही इस तरह जो है वो लिख देता हूँ, कुछ भी रैंडम डाटा, ठीक है। तो अब जब यूज़र इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो वो कहेगा कि इसको ना इस ASDAS जो मैंने लिखी है इस लोकेशन पे ले जाओ। तो ये लोकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो वो हमें एक एरर मैसेज दे देगा। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली एक लिंक बन चुका है क्लिक हेयर का। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, मुझे ये कह रहे हैं कि योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड। अब ये क्यों उसने एरर दी है, क्योंकि ये जो फाइल है ये तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, हमें यहाँ पे बिल्कुल ठीक पाथ देना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल की वेबसाइट का पाथ ले लेता हूँ, google.com मैंने लिखा। अच्छा, मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, इस वजह से वो जो है एग्जैक्ट पाथ उसका एरर आएगा, लेकिन आप यहाँ से वो पाथ कॉपी करके जो है वो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, अपनी ही किसी फाइल का पाथ दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेट से एक और फाइल क्रिएट कर ली, जिसका नाम मैंने दे दिया file1.html। इसकी जो टाइप है इसकी भी मैं HTML ही रखूँगा। तो अब ये मेरे पास एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करके इसके अंदर सिर्फ लिख देता हूँ file1। ठीक हो गया। तो अब मैं इस फाइल का पाथ जो है वो देना चाहता हूँ, फाइल डॉट, जिसका नाम है file.html। तो वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। तो मैं इसके अंदर आकर, जो href था इसके अंदर, मैं सिंपल यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा file.html। उसका नाम ठीक से लिखना है, उसका नाम हमारे केस में फ़ाइल है। तो आप जो नाम लिखेंगे आपने उसका जो है वो यहाँ पे नाम दे देना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके इसको दोबारा से एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो अब जब भी यूज़र यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो वो उस फाइल पे चला जाएगा जो अभी हमने क्रिएट की है। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें, file1 पे हम पहुँच चुके हैं। इज़ इट क्लियर कि हमने क्या किया, हमने href के अंदर एक एट्रीब्यूट लिया href नाम का, और उसके अंदर हमने वो पाथ दे दिया, और यहाँ पे क्लिक जैसे किया हम उस जगह चले जाए। अब मान लीजिए कि ये जो फाइल है ये बिल्कुल इसी फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी हुई, अभी तो ये दोनों देखें बिल्कुल सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हैं। HTML का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर दोनों जो है वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और ये जो file.html है ये इसके अंदर पड़ी हुई है, टेस्ट के अंदर फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं कैसे इसको एक्सेस करूँगा। अब अगर मैं इसको देखूँ, अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये कह रहा है योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड। हालांकि मैंने फ़ाइल नेम बिल्कुल यहाँ पे अगर देखूँ तो ठीक दिया हुआ है, क्लिक हेयर file.html बिल्कुल ठीक नेम दिया हुआ है। लेकिन अब वो बेसिकली करेगा क्या, वो कहेगा कि क्लिक यहाँ पे हुआ है, और वो href के अंदर जाएगा और वो देखेगा file.html के अंदर इसको ले जाओ। जब वो अपने फोल्डर के अंदर देखेगा वो कहेगा यहाँ पे तो कोई file.html की फ़ाइल पड़ी ही नहीं हुई, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, तो वो एरर दे देगा। तो उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमें बिल्कुल ठीक पाथ देना पड़ता है। तो पाथ अब हमारा चेंज हो गया, अब हमारा ये टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर वो फाइल पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे आके अपना पाथ जो है वो ठीक कर देना है। हम यहाँ पे आके लिखेंगे टेस्ट और बैकस्लैश उस फाइल का नाम। बैकस्लैश का मतलब, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले टेस्ट फोल्डर में आएगा, उसके बाद आगे बैकस्लैश का मतलब है उसके अंदर इंटर हो जाएगा, अंदर होके file.html की एक फ़ाइल पड़ी हुई है वो उस पर हमें ले जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँ और क्लिक हेयर करूँ तो ये देखें मेरे पास जो है वो मेरी जो फाइल थी उसका पाथ आ चुका है। ठीक हो गया। तो अब अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो हमारे पास है इमेज टैग। इमेज टैग बेसिकली क्या होता है, अगर हमने
अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को लेके आना हो। अब इमेजेस, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर इमेज नहीं होती? तो ऑब्वियसली हर वेबसाइट के अंदर होती है। तो इमेज टैग भी उसी तरह का काम करती है जिस तरह बाकी टैग काम करते हैं, लेकिन इस टैग का एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो टैग स्टार्ट होता है वो एंड भी होता है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका जो है वो जो टैग एंड नहीं होते, बस उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। तो ये इमेज टैग उन टैग्स में से एक है। तो यहाँ पे ये मैंने टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे आके इसको एंड कर दिया। अब ये मेरा टैग बस यही पूरा टैग है, इमेज का टैग है। इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बस हमने यूज़ किया, तो इसका मतलब है हमारी इमेज यहाँ पे यूज़ हो चुकी है। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँ और सेव करके अपनी उस पहले वाली फ़ाइल को रिफ़्रेश करूँ तो कुछ भी मेरे पास नहीं आया। हालांकि मैंने तो इमेज का टैग लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली जो हमारे पास इमेज का टैग है उसको हमें बताना तो पड़ेगा कि कौन सी इमेज यूज़ करो, क्योंकि कोई ना कोई इमेज तो यहाँ पे पास करनी पड़ेगी ना। जैसे ऊपर अगर ए टैग को देखें तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट पाथ दिया था, मतलब एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो यहाँ पे इमेज के अंदर भी हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर भी एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लेकिन इस केस में हम href का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टैग के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो हम इस केस में इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है src नाम का, मतलब सोर्स नाम का, और उसको यूज़ उसी तरीके से करते हैं जिस तरह हमने पीछे href के एट्रीब्यूट को किया था। तो मैंने सोर्स नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट किया इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क्स, और उनके अंदर मैं अब उस इमेज का एग्जैक्ट पाथ दे दूंगा। जैसे ऊपर मैं href के अंदर पूरी फाइल का पाथ दे रहा था, तो यहाँ पे आके मैं उस इमेज का पाथ दे दूंगा। तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, तो मैं उसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। लेट्स से ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको उसी फोल्डर के अंदर जो है वो सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक HTML का फ़ोल्डर था, यहाँ पे लाके मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं रीनेम करके अभी के लिए कोई आसान नाम रख लेता हूँ। इसका नाम मैं image1 रख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा से अपने फाइल के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ image1, क्योंकि उसका नाम मैंने क्या रखा है, image1, IMAGE। इसको सेव करूँगा, लेकिन अभी भी मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने इसको सेव किया और दोबारा से पेज रिफ़्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पे इमेज का सिंबल तो मेरे पास आ चुका है, मतलब एक आइकन तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन इमेज खुद शो नहीं हो रही। हालांकि अगर मैं इमेज को जाके देखूं तो ये मेरे पास इमेज है, तो इस इमेज को मुझे डिस्प्ले करवाना चाहिए था उसको। तो अब ये क्यों नहीं डिस्प्ले करा रहा? आपने इमेज का नाम तो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जो इसकी जो टाइप है इमेज की वो है PNG टाइप, मतलब ये टाइप देखें PNG। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही तो आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये आप यहाँ पे आके उसको देख सकेंगे। तो इमेज का पूरा नाम क्या है, image1, और साथ उसकी टाइप भी बतानी पड़ती है। तो मेरे केस में image1.png, कुछ फाइल्स का टाइप होती है इमेजेस की JPG, कुछ की JPEG होती है, तो वो टाइप यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो मेरे केस में PNG है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आकर image1.png लिखना है। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरी इमेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक हो गया, इमेज भी हमने डिस्प्ले कर ली। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर ये इमेज किसी और फोल्डर के अंदर होती, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है इमेजेस के नाम का, और ये जो इमेज है ये यहाँ पे होती इस जगह, तो अब दोबारा हमारे केस में हमें एरर मिलने वाला है, मतलब इमेज नहीं शो होने वाली। तो ये देखें दोबारा उसी तरह हो गया है। तो हमने दोबारा जिस तरह पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्लीट पाथ दिया था, अब हमने इसका भी कंप्लीट पाथ देना है। तो पाथ कंप्लीट देना बिल्कुल कंपलसरी है। जब तक आप एग्जैक्ट पाथ नहीं देंगे तब तक आपको वो आउटपुट में चीज़ शो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस, जो कि मेरे फोल्डर का नाम है, और उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है image1.png। तो मैं इसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास दोबारा यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, इस इमेज टैग के अंदर हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे कि विथ हो गया, इसी तरह हाइट हो गया। इस तरह के एट्रीब्यूट्स हमारे पास और भी होते हैं। अब विथ कैसे काम करता है, इज़ इक्वल टू, देखें एट्रीब्यूट का मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट का नाम लिखें, उसके बाद इक्वल लगाएं और उसके बाद 2 कोटेशन मार्क लगा दें। इसके अंदर मैं कह देता हूँ 300 पिक्सल्स, या 300 कह देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरी इमेज जो है वो छोटी हो चुकी है।
तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम इमेज का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं, इसी तरह हाइट चेंज कर सकते हैं। HEIGHT हाइट का एक एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह हर टैग के अंदर, मतलब जैसे ये टैग हो गया, इस तरह के मल्टीपल टैग्स होते हैं। हर टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को आप उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो आपके कोड पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के एट्रीब्यूट चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की। अब फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स बेसिकली हमारे जो जितना भी टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब उसका मान लीजिए उसको अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कुछ टेक्स्ट मैं चाहता हूँ, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आऊँ तो मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ तक ये चीज़ जो चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की है ये बोल्ड हो जाए, उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये इटैलिक हो जाए। इटैलिक बोलते हैं मतलब थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाए, ठीक है। और इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो जिनका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो जाए, या इस तरह का जो कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर अंडरलाइन हो जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। इन चीज़ों को हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए मैं एक और टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ टैग का नाम है बी, ठीक है। अब ये टैग यहाँ पे शुरू कर दिया, इस टैग को ख़त्म भी करना है तो यहाँ से इस टैग को क्लोज़ कर दिया। इसके अंदर कहते हैं दिस इज़ बोल्ड टैग। अब क्या होगा, इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये जो मेरा जो दिस इज़ बोल्ड टैग लगा है ये सही बोल्ड होकर मेरे पास आउटपुट में आएगा। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया और नीचे आके देखता हूँ, ये देखें बोल्ड टैग मेरे पास आउटपुट में आ चुका है। अच्छा, इसको हम किसी भी जो हमारा कोड है उनके दरमियान में भी लिख सकते हैं। मतलब जो जो ऑलरेडी हमने कोड किया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाऊं यहाँ पे, और इस पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ और ये पैराग्राफ अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पे एंड हो रहा है इस जगह ये। तो इसके अंदर मैं बोल्ड टैग, मतलब जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स अभी मैंने आपको बताए हैं वो तमाम आप ऑलरेडी जो टैग्स आपने क्रिएट किए हुए हैं उनके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बी टैग ओपन किया और यहाँ पे आके इस बी टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ तक का जो कंटेंट है दिस इज़ माय हेडिंग, ये जो है बोल्ड हो जाएगा, और लेकिन वन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और जाके देखते हैं, ये देखें दिस इज़ माय हेडिंग जो है वो बोल्ड हो चुका है, और आगे वन के बाद से आगे जितना भी कंटेंट है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो मेरा ये वाला दिस इज़ माय हेडिंग है ये वाला, या इसकी जगह हम लिख देते हैं दिस इज़ इटैलिक, ताकि आपको समझ आए। अब अगर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूं तो सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने दिस इज़ इटैलिक कहाँ पे लिखा है, ये दिस इज़ माय इटैलिक। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ, दिस इज़ माय इटैलिक। तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो दिस इज़ माय इटैलिक है ये थोड़ा सा इटैलिक होके लिखा आ जाए मेरे पास, मतलब इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो ये इसके लिए हमें एक और फॉर्मेटिंग टैग होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आई टैग। तो मैं यहाँ पे आके आई टैग को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे आके आई टैग को एंड कर लूँगा। अब क्या हुआ, ये आई टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, तो इसके अंदर का जितना भी काम है वो सारा इटैलिक में हो जाएगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये दिस इज़ माय इटैलिक का स्टाइल बाकी तमाम टेक्स्ट से चेंज है। इसी तरह दिस इज़ माय हेडिंग का स्टाइल बाकी तमाम चीज़ों से चेंज है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो हमारे टैग्स होते हैं उन टैग्स के अंदर हम जो टैग्स यूज़ करते हैं उनका स्टाइल चेंज करने के लिए उनको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं, तो हम उनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बाकी सबको नहीं कवर कर रहा, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको मैं उनकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप बाकी सबको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है कोट। मतलब अक्सर आपने वेबसाइट के अंदर देखा होगा जो कमेंट्स होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, या किसी पर्सन की कुछ सेइंग होती है, मतलब सेइंग मतलब कोटेशन होती हैं, तो वो कोट्स जो है वो उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। मतलब वो एक अलग तरीके से लिखे हुए होते हैं। कोटेशंस जो होती हैं ना, कोट्स, इंपॉर्टेंट कोट्स जो होते हैं, या नोट का आपने जो काम करना हो, वो नॉर्मल टैग्स के अंदर हम नहीं करते। उनको हम उनके लिए हमारे पास HTML के अंदर, आप नॉर्मल टैग के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन HTML ने हमें एक जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है, तो उस टैग को हम बोलते हैं ब्लॉक कोट। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इस टैग को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इस टैग को आके ख़त्म कर लिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सॉरी।
अब इसके अंदर जितना भी मैं काम करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसके अंदर का जितना भी काम है, जितना भी कंटेंट लिखूँगा कि हाय दिस इज़ कोटेशन, और मैं इस पूरे को कॉपी करके 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने इसको काफ़ी बार मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा कोड बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम नोटपैड के अंदर कोड नहीं करते होते, हम सबलाइम या इस तरह का जो अच्छे टेक्स्ट एडिटर हैं उनके अंदर काम करते हैं। नोटपैड तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं नोटपैड के अंदर काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगर बाकी किसी और टेक्स्ट एडिटर के अंदर मूव करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा सजेशंस वगैरह शो होती हैं, जिसकी वजह से जो बिगिनर लेवल पे जो यूज़र होता है उसको कोड की समझ नहीं आती। तो इस वजह से मैं अभी नोटपैड पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ब्लॉक कोड लिया। तो ये देखें, अच्छा मैं इस इमेज को पहले हटाता हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ आए। इस इमेज वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें, ये जो मेरा जितना भी मैंने लिखा है हाई दिस इज़ कोटेशन, तो ये एज अ कोटेशन मेरे पास शो हो रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि लेट्स से किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आता है XYZ सेज, आगे सेज लिखा होता है, सेज के बाद फिर आगे उसका कोट लिखा होता है, तो उसका कोट इस तरह कोटेशंस के अंदर लिखा होता है। तो ये देखें, इस तरफ से भी इसमें गैप आया है और इस तरफ से भी इसमें थोड़ा सा गैप आ गया है। तो बाकी काम तो बिल्कुल देखें स्क्रीन के साथ आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन होती हैं। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट नोट देना हो या कोटेशन देनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कुछ स्मॉल कोटेशन देनी हो, मतलब एक लाइन की कोटेशन देनी हो, तो हमारे पास एक और टैग होता है क्यू नाम का। आप इस तरह उस क्यू टैग को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लेट से लिख देते हैं दिस इज़ स्मॉल कोट। अब अगर मैं इसको सेव करूं और दोबारा से रिफ़्रेश करूं तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे दिस इज़ स्मॉल कोड। अच्छा, इसको मैं जो है ना न्यू लाइन पे ले देता हूँ। एक कोड मैंने आपको सॉरी टैग और नहीं बताया, हमारे पास एक और टैग होता है लाइन को न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए, मतलब किसी भी टैग को न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए। तो उसके लिए जो काम करते हैं हम, टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम है BR टैग। तो मैंने यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर लिया, मतलब ब्रेक टैग, कि लाइन को ब्रेक कर दो। जैसे ही वो इस जगह तक पहुंचेगा वो आगे BR टैग लगा होगा। ये भी सिंगल है, इसको यहाँ पे इस तरह क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर करें भी तब भी ठीक है, लेकिन सिर्फ इस तरह भी लिखते हैं तब भी ठीक है। तो वो इस पे आएगा और जितना भी आगे का काम होगा उससे पीछे पीछे वाला सारा काम को वहीं तक रखेगा और अगले काम को न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगा। तो मैंने BR टैग लगाया, अभी आप देखें ये यहाँ पे है तो ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ये मैंने आई थिंक इस फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ करके इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखें, मेरा जो काम है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे 2 बार BR यूज़ करूँगा तो वो 2 लाइनें छोड़ देगा। ये देखें, इसने एक और लाइन छोड़ दी है। तो BR टैग आप जितनी बार यूज़ करेंगे आपकी जो लाइन है वो एक एक लाइन जो है वो छोड़ता जाएगा। तो ये जो क्यू टैग के बारे में बता रहा था कि अगर कोई स्मॉल कोट हो, जैसे ये देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको कोटेशन मार्क के अंदर कर दिया। कोटेशन मार्क लिया और कोटेशन मार्क क्लोज किया और उसके अंदर जितना भी काम लिखा है वो उसको कर दिया। हालांकि मैंने यहाँ पे इस तरह कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया था, लेकिन क्यू टैग की हेल्प से वो ऑटोमेटिकली उसको एज अ कोड कन्वर्ट कर देता है जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक ख्याल रहे कि ये जितना भी काम है हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं। HTML और बॉडी का टैग अभी भी सबसे एंड में क्लोज़ हो रहा है, और हमेशा ये एंड में ही क्लोज़ होता है, इसके अंदर ही सारा काम होता है HTML का। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं HTML के, मतलब जितना भी काम था, जो नॉर्मल टैग्स थे वो तो हमने डिस्कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल्स। अब टेबल्स क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो डाटा होता है वो आपको टेबल की फॉर्म में शो हो रहा होता है, मतलब टेबुलर फॉर्म में डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है। तो हम टेबल्स भी HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर भी HTML ने हमें टैग डिफ़ाइन किया हुआ है, टैग की हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास एक स्टाइल का टैग भी होता है जिसकी हेल्प से हम स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टॉप पे आऊँ तो मैं चाहता हूँ मैं इस टैग के अंदर स्टाइल अप्लाई करूँ, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट भी होता है और स्टाइल का टैग भी होता है हमारे पास। पहले मैं एट्रीब्यूट की हेल्प से आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं टैग की तरफ गया तो वो फिर CSS वाली साइड पे मैं आ जाऊँगा, और CSS को मैं अभी कवर नहीं कर रहा। तो मैं आपको स्टाइलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस H1 के अंदर एक एट्रीब्यूट लेता हूँ। तो एट्रीब्यूट लेने का तरीका आपको पता है कि एट्रीब्यूट का नाम लिखते होते हैं एक स्पेस देके, और इस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल, फिर इक्वल देते होते हैं और फिर कोटेशन मार्क्स जो है वो ले लेते हैं। अब
इनको कोटेशन मार्क्स ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, मुझे सही कंफर्म नहीं है, आई थिंक कोटेशन मार्क्स ही बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कोई भी अपना मर्ज़ी का एक स्टाइल डिफ़ाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कलर और कॉलन रेड और सेमी कॉलन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो H1 है पूरा, इसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखें इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। इसी तरह मैं और भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कहूँ इसका बैकग्राउंड कलर लेट से मैं ब्लू कर दूँ। अब ये क्या करेगा, उसका जो पूरे का पूरा बैकग्राउंड है वो चेंज कर देगा। तो ये देखें बैकग्राउंड उसने ब्लू कर दिया। इसी तरह मल्टीपल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, विड्थ चेंज कर सकता हूँ, इसकी हाइट वो सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जा रहे क्योंकि ये CSS में आ जाता है, स्टाइलिंग में आ जाता है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताना था कि एट्रीब्यूट एक स्टाइल नाम का भी होता है जिसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या क्या स्टाइलिंग अप्लाई करो। उसका आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है जो अभी मेरे केस में कलर है, और उसके बाद आपने कॉलन डालना है। यहाँ पे आपने इक्वल नहीं डालना, कलर इक्वल टू रेड नहीं करना, कलर डाल के आपने यहाँ पे कॉलन डालना है और फिर रेड करना है। तो उस तरह उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पे एक स्टाइल के टैग के थ्रू भी कर सकते हो, उसको हम आगे जाके देखेंगे वो हम कैसे करते हैं जब हम क्लासेस और आईडीज़ को कवर करेंगे। ठीक हो गया। अब अच्छा मैं बात कर रहा था टेबल की कि टेबल क्या चीज़ होती है। तो टेबल बेसिकली कुछ डाटा हमें टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब का डाटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, बहुत ज़्यादा डाटा है, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो काम हम बारी बारी एक का नाम ऐसे तो नहीं करेंगे कि एक का नाम H1 के अंदर किया काशिफ, फिर दूसरा टैग लिया, यहाँ पे एक और H1 लिया, उसके अंदर दूसरे बंदे का नाम लिखा और फिर इसको क्लोज़ किया। इस तरह करते 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 तो ये तो एक अच्छी टेक्निक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट कर लेंगे और टेबल के अंदर डाटा हम सारा इंसर्ट कर देंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए भी उसी तरह होता है, टैग्स की हेल्प से टेबल का टैग स्टार्ट किया और ये मैंने यहाँ पे नीचे आके टेबल के टैग को क्लोज़ कर दिया। अब आगे का जितना भी काम है टेबल के अंदर का काम, टेबल के बाहर का काम नहीं, टेबल के अंदर का काम जो है वो सारा इस टेबल के टैग के अंदर होगा। मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि ये दोनों एक जगह अलाइन हो जाए। टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके टेबल एंड हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ सबसे पहले, अब कोई भी अगर आप टेबल देखें ना, अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है वरना मैं आपको टेबल कोई गूगल से दिखा देता। तो टेबल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ये मतलब हमारे पास कुछ रोज़ होती हैं जो कि इस तरह जा रही होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं जो कि इस तरह जा रहे होते हैं। इसको मैं आपको इस तरह एक बार समझा देता हूँ पेंट के अंदर ताकि आपको समझ आ जाए टेबल कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ से एक ब्रश चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी यही वाला चूज़ कर लेते हैं। तो टेबल बेसिकली क्या होता है, आपने मेरे डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही बुरे किस्म का डिज़ाइन है मेरा। पेंट मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ये टेबल बेसिकली टेबल की आउटर बाउंड्री होती है। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी काम पे कि कितना आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। कॉलम्स भी आ गए। उसके बाद हमारे पास इस तरह टेबल्स के अंदर रोज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल हो सकती हैं, नीचे तक जा सकता है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। अब क्या होता है उसके बाद, यहाँ पे जो है हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं उस बंदे की आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका नेम, इसको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, यहाँ पे मैंने उसका नेम कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका कह दिया लेट्स से ईमेल बोल दिया। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो ये टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, 3 डाटा मैंने ले लिया, आईडी, नेम, ईमेल। अब उसके बाद पहले बंदे का आईडी यहाँ पे आ जाएगी 1, दूसरे की यहाँ पे आ जाएगी 2, इसी तरह और हों तो 3, 4, 5, ये डाटा नीचे जाता जाएगा। इसी तरह पहले का नेम यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। ठीक है, ए नाम हो गया उसका, दूसरे का नाम यहाँ पे आ जाएगा बी, इसी तरह पहले की ईमेल यहाँ पे आ जाएगी और दूसरे की यहाँ पे आ जाएगी। तो जितना भी आगे डाटा होगा वो इसके अकॉर्डिंगली मूव करता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं ये, और कुछ इस तरह रोज़ होती हैं हमारे पास। तो
अब हमने क्या करना है, टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। अभी तक का जो काम हमने किया है ना टेबल के अंदर, वो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ पेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो आउटर बाउंड्री है ना हमारी, ये वाली बाउंड्री है, ये वाली अभी तक हमने सिर्फ ये क्रिएट किया है, मतलब टेबल को स्टार्ट किया और टेबल को एंड किया है। अब अगला काम हमने इसके अंदर ये करना है कि हमने इसके अंदर रोज़ क्रिएट करनी है, जो कि ये आईडी, नेम, ईमेल, तो ये वाली हमें रोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल रो के नाम का हमारे पास एक टैग होता है, वो भी टेबल के अंदर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा TR, और यहाँ पे इस TR को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, या मैं इस TR को न्यू लाइन पे जाके क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इस TR के अंदर पहली रो तो मैंने क्रिएट कर ली है, एक रो मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। लेकिन रो सिर्फ एक तरह की नहीं होती, रो हमारे पास मल्टीपल होती हैं। क्योंकि ये अगर आप आके देखें ना, तो इसमें हमारे पास एक रो ये वाली है, ठीक है, इस तरह एक रो ये वाली है, एक रो ये वाली है। तो पहली रो अगर आप देखें, पहली रो के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, 3 हेडिंग्स ली हुई हैं। एक का नाम आईडी रखा हुआ है, एक का नाम नेम रखा हुआ है, एक का नाम ईमेल रखा हुआ है। और जो दूसरी रोज़ हैं वो हेडिंग्स नहीं है, बल्कि उनके अंदर मैंने डाटा लिया हुआ है यूज़र का। तो पहली रो हेडिंग वाली होती है, तो पहली रो के अंदर हम हेडिंग्स का टैग ले लेते हैं, उसका नाम होता है TH। ये इस रो के अंदर ही आएगा। जितनी भी आपने पहले, मतलब मेरे केस में मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग्स ली हुई हैं, आईडी, नेम और ईमेल, तो मैं यहाँ पे 3 बार TH का यूज़ कर लूँगा। एक बार किया, ये दूसरी बार किया, और ये तीसरी बार कर लिया। तो मैंने क्या किया, 3 हेडिंग्स भी, सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके अंदर मैंने उसकी पहली रो क्रिएट की, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाली, ये पूरी रो मैंने क्रिएट कर दी आईडी, नेम, ईमेल की। इसके अंदर मैंने 3 हेडिंग्स ले ली, एक का नाम होगा आईडी, एक का नाम होगा नेम, और एक का नाम होगा ईमेल। आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जितनी आप लेना चाहें। अभी के केस में हम 3 ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ ईमेल। ठीक हो गया। अब इनको, ये वाली जो TH है और ये वाली TH है, इन तीनों को क्लोज़ भी करना है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ TH, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ TH, सॉरी, और यहाँ पे आके इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं TH के नाम पे। तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको सेव करूँ और अपने इस जगह पे आऊँ, तो मैंने ये जो पहला वाला पूरा रो है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, मतलब मेरी ये रो क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वाली रो को क्रिएट करना है, ये जो 1A, और यहाँ पे भी लेट से कुछ डाटा है, ठीक है, D लिख देते हैं, डाटा D1 लिख देते हैं, और यहाँ पे D2 लिख देते हैं। तो ये वाली अब मैंने रो क्रिएट करनी है, 1A और D1 वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कंप्लीट रो, तो ये तो कंप्लीट हो गई, इसका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद दोबारा से मैं एक और रो क्रिएट करूँगा, जो कि सेकंड रो है मेरे केस में, और यहाँ पे उसको मैं उस रो को एंड भी करूँगा TR के नाम से। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो पहली वाली रो थी उसके अंदर तो मैं हेडिंग ले रहा था, TH, मतलब टेबल हेडिंग। अब लेकिन जो दूसरे वाली रो है उसके अंदर मैंने हेडिंग नहीं लेनी, मैंने डाटा लेना है। तो मैं क्या करूँगा, TD ले लूँगा। एक टैग होता है TD, मतलब टेबल डाटा। ये लिया पहला, यहाँ से ले लिया दूसरा, और इसी तरह हमने ले लिया तीसरा। 3 डाटा हमारे पास आ गए। पहले में हम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी हम 1 दे देते हैं, उसका नेम हम दे देते हैं काशिफ, और ईमेल दे देते हैं k@gmail.com। इसी तरह हम इनको क्लोज़ भी करेंगे, जैसे हमने ऊपर हेडिंग को क्लोज़ किया था। यहाँ से लिया, यहाँ से क्लोज़ कर दिया, यहाँ से ओपन किया, और यहाँ से क्लोज़ कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके एक बार जो है वो आपको बल्कि रिफ़्रेश करके दिखा भी देता हूँ। तो ये अब आप देखें, आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया। तो अच्छा, मैंने इसके अंदर स्पेसिंग भी मैं दे देता हूँ थोड़ी देर बाद। आईडी में मेरे पास 1 आ गया, नेम के नीचे मेरे पास काशिफ आ गया, और ईमेल के नीचे मेरे पास k@gmail.com आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये सेकंड रो भी तो क्रिएट करनी है ना, एक रो तो क्रिएट, 2 रो तो क्रिएट हो चुकी हैं, सेकंड रो भी किस तरह क्रिएट करेंगे, उसी तरह सिंपल है। ये रो ख़त्म हो गई, इसका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे पास तीसरी रो भी क्रिएट हो गई, एक रो पूरी यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हुई, जिसके अंदर ये वाला डाटा आ गया। तो डाटा को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं लेट से ABC कर देता हूँ, और इसको मैं abc@gmail.com कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और दोबारा से रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें मेरे पास उसके अंदर मल्टीपल डाटा आ चुका है। आईडी के अंदर 1 और 2, 1 वाली आईडी का नेम है ABC काशिफ, और 2 वाली आईडी का नेम है ABC। इसी तरह उसका ईमेल है ये वाला। ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो है वो टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम शुरू में जाएं, इस रो के अंदर हमने TH का यूज़ किया और इस रो के अंदर हमने TD का यूज़ किया है।
तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि टी एच में और टी डी में डिफरेंस क्या है। ये बेसिकली टेबल हेडिंग है, ये जो ये वाली है ना, ये वाली आईडी नेम और ईमेल, ये बेसिकली टेबल हेडिंग है, और इसके अंदर जो काम हुआ है ना वो टेबल डाटा है। तो हेडिंग जो होती है हमेशा बोल्ड होती है। तो ये देखें हेडिंग जो है, हेडिंग का स्टाइल हमारा बोल्ड हुआ हुआ है, ये इसी तरह नेम, ये तीनों हेडिंग्स हैं, और ये वाला जो अंदर वाला काम है ये टेबल डाटा है। तो ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम उसके बाद उस टेबल का वो बॉर्डर वगैरह भी लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लेके आ सकते हैं, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको टेबल क्रिएट करके दिखा दिया है। वो हम जब CSS की तरफ जाएंगे तब हम उस टेबल को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अच्छा, टेबल भी कवर हो गए। इसके बाद अगली चीज़ आती है HTML में। अच्छा, HTML के अंदर हमें टेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होती हैं? लिस्ट की ज़रूरत भी हमें अक्सर पड़ती है। लिस्ट क्या होता है बेसिकली कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ यूज़र्स का डाटा पड़ा हुआ है, मतलब हमारे पास कुछ आइटम पड़े हुए हैं, फ्रूट्स हैं, आइटम्स हैं, कार की लिस्ट है। तो लिस्ट 1 2 3 4 इस तरह हमारे पास डाटा होता है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को लेने के लिए लिस्ट का यूज़ का, हम टेबल में भी डाटा ले सकते हैं लेकिन हम लिस्ट में भी अक्सर डाटा लेते होते हैं। तो लिस्ट टैग लेने के लिए उसी तरह लिस्ट का टैग का नाम लिखेंगे। लिस्ट को हम कैसे लिखते हैं? LI से, ठीक है। और यहाँ से लिस्ट लिखने के बाद लिस्ट का आपने नाम लिख देना है और यहाँ पे उस टैग को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, ये तो हो गया लिस्ट। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। लेकिन अब हमने बताना होता है कि जो हमारी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब ये बेसिकली लिस्ट की दो टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या होता है, अगर मैं जितने भी आइटम है, फॉल मान लीजिए मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, मैं इन सब को एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डालना चाहता हूँ। तो जब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डालूंगा ना, तो एप्पल जब मैं लिखूंगा उसके साथ लिखा आ जाएगा 1, उसके बाद मैं मैंगो लिखूंगा उसके साथ लिखा आ जाएगा 2, इसी तरह नेक्स्ट फ्रूट का नाम लिखूंगा, लेमन लिखूंगा उसके साथ 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा जो लिस्ट का जो है ना वो एक तरतीब के साथ मूव करती है। अगर मैं अनऑर्डर्ड की तरफ जाऊँ तो वो उसके साथ नंबरिंग हमारे पास नहीं होगी, वो अनऑर्डर्ड होगी, नंबरिंग हमारे पास शो नहीं होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्डर्ड में और अनऑर्डर्ड में। तो लिस्ट लिखने से पहले हम लिखते होते हैं कि वो लिस्ट ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। तो मैं पहले फॉर एग्जांपल आपको बारी बारी दोनों समझा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, पहले ऑर्डर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ O से ऑर्डर और L से लिस्ट, मतलब OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे OL स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, OL। ठीक हो गया, ये मेरा OL स्टार्ट हुआ और ये मेरा OL क्लोज हो गया। इसके अंदर मैं जितना भी लिस्ट का आइटम लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेके दिखाए हैं। तो मैंने LI से लिखा लिस्ट आइटम, L से लिस्ट, I से आइटम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैंगो, और यहाँ पे इसको मैं लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह मैं 2-3 और आइटम लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर पेस्ट करते जाते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं ज़रा अरेंज कर देता हूँ ताकि सब साथ हो जाए। सॉरी, इस वाले को भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली मैंगो, अच्छा सबके साथ मैंगो मैंगो ही आ रहा है क्योंकि मैंने सब में मैंगो ही लिख दिया। तो मैं यहाँ पे मैंगो की जगह चेंज कर देता हूँ ऑरेंज, लेमन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पीच। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास मैंगो पहले नंबर पे आ गया, ऑरेंज दूसरे नंबर पे आ गया, लेमन आ गया, पीच आ गया। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 मैंने नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिकली लिस्ट की तरफ से प्रोवाइड हुआ है। और किस लिस्ट की तरफ से प्रोवाइड हुआ है? OL की तरफ से, ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ से। मैंने ऑर्डर लिस्ट को यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर दिया, और इसके अंदर मैंने तमाम अपनी लिस्ट के आइटम जितने भी थे वो सारे यूज़ कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन नंबर्स को नहीं चाहता, ये 1 2 3 4 जो आ रहा है ये मेरे पास ना आए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर लूँगा। मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट की हुई है तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं UL। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी सब सेम रहेगा, अंदर के लिस्ट आइटम वैसे ही रहेंगे, आइटम कुछ भी हो सकते हैं। अभी के केस में हम इनको सेम रहने देते हैं और सेव रह के मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा तो ये देखें अब ये मेरे पास जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। ये जो ब्लैक डॉट आ रहे हैं इसका मतलब है ये आइटम है। तो इसमें वो नंबर शो नहीं कर रहा, चाहे आप यहाँ पे 1000 नंबर भी ले लें सबके साथ ये ब्लैक डॉट ही आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास ऑर्डर्ड में लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक हो गया।
इसके बाद हम मूव करते हैं क्लासेस की तरफ और आईडी की तरफ। HTML के अंदर क्लासेस और आईडी क्या होती है, अब हम ये देखते हैं। तो अगर मैं टॉप पे जाऊं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास जो है वो एक H2 टैग है, इसी तरह H3 टैग है, मल्टीपल टैग्स हैं, ठीक है। तो क्लासेस और आईडी समझने से पहले मैं आपको एक टैग बता देता हूँ, स्टाइल नाम का टैग। स्टाइल नाम का टैग जो होता है आप बॉडी से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चले बॉडी के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। मैं एक टैग लगाता हूँ स्टाइल, ये टैग को ओपन किया और ये मैंने इस टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। स्टाइल का टैग बेसिकली किस लिए होता है, ये जो मैंने स्टाइल यूज़ किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कलर रेड, और ये स्टाइल भी बेसिकली इसीलिए होता है, ये CSS अप्लाई करने के लिए होता है। मतलब किसी भी टैग के अंदर खूबसूरती जो है ना वो हम स्टाइलिंग करने के लिए इस स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं। मैंने स्टाइल का टैग यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर मैंने वो स्टाइल बताने हैं जिस पे मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, वो टैग्स बताने हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं ये इस H2 पे स्टाइल अप्लाई करूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। आपने उस टैग का नाम लिखना है, क्या नाम है, H2 नाम है। और यहाँ पे आके आपने ऐसे करली ब्रैकेट डालनी है और इस तरह करली ब्रैकेट को एंड कर लेना है। और इसके दरमियान में आपने जो भी आप स्टाइल लिखेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कलर रेड, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको सेव करूं और सेव करके दोबारा से रिफ़्रेश करूं पेज को, तो ये देखें उस पर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। किया मैंने क्या है, मैंने सिंपल स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का टैग क्लोज़ किया, उसके अंदर मैंने एक H2 का टैग लिया, ये वाला H2, इसका नाम लिखा और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर मैंने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। आप मल्टीपल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैं कहूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ और मैं कह दूँ 12 पिक्सल्स, और मैं इसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। आप इस तरह स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या आएगी हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक और H2 है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और एक H2 मेरे पास मान लीजिए कि इधर एंड में है, ठीक है। मैंने सेव किया इनको और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही रिफ़्रेश किया इस वाले पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, और ये जो सबसे नीचे मैंने लिया है इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि मैंने स्टाइल सिर्फ एक बार लिखा, H2 यहाँ पे लिखा तो वो उस पर स्टाइल अप्लाई कर दिया, लेकिन ये बेसिकली हुआ क्या है, जब वो देखेगा स्टाइल टैग के अंदर आएगा वो कहेगा कि H2 नाम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दो, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो मेरा सेकंड नंबर वाला H2 टैग है, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये वाली जो स्टाइलिंग है ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो, बाकी जो दो H2 मैंने लिए हुए हैं उन पे वो स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। तो ऐसा मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो दरमियान वाला H2 है ये वाला सिर्फ इसका कलर रेड हो, बाकी जो है वो नॉर्मल H2 जिस तरह होता है वो उसी तरह रहे, और ये जो एंड वाला है ये भी उसी तरह रहे, इसकी भी इस पे भी स्टाइलिंग चेंज ना हो। तो उस केस में हम क्लासेस का और आईडीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब क्लासेस का यूज़ कैसे करते हैं और आईडीज़ का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जिस चीज़ पे स्टाइल अप्लाई करना है ना, तो आप उस चीज़ पे जाएं, उस वाले एलिमेंट पे जाएं। मैं फॉर एग्जांपल इस वाले पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा H2 के अंदर आके लिखूँगा, उसका एट्रीब्यूट है क्लास नाम का। एट्रीब्यूट का तरीका पता है आपको, स्पेस देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं इक्वल टू, और यहाँ से ये आ जाएगा कोटेशन मार्क्स के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मैंने इसकी क्लास का एट्रीब्यूट लिया और कोटेशन मार्क्स डाल लिए। अब इसके अंदर मैं उसकी क्लास का नाम लिखूँगा, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। हमारे केस में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, इस क्लास का नाम दे देते हैं डेमो, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इस क्लास का नाम दे दिया डेमो। तो अब जब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस वाले स्टाइल पे जो है वो क्लास पे सॉरी H2 पे स्टाइल अप्लाई हो। तो मुझे यहाँ पे टॉप पे H2 लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, डेमो लिख दूँगा, ठीक है। लेकिन अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो डेमो है ये कोई क्लास है या फिर ये कोई, ये भी तो हो सकता है कि HTML के अंदर मान लीजिए डेमो नाम का कोई टैग होता हो, तो इस तरह हम डेमो नाम का टैग यूज़ किया हुआ है, और वो कैसे समझेगा कि मैं इस टैग की बात कर रहा हूँ या मैं इस क्लास वाले डेमो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बताने के लिए ऊपर स्टाइल टैग के अंदर उसको बताने के लिए कि हम उस क्लास की बात कर रहे हैं, तो हमें डेमो से पहले डॉट लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी क्लास को एक्सेस करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, तो हम क्या करते हैं, डॉट का कीवर्ड
यूज़ कर लेते हैं। तो अब जब मैं इस पर जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये अब आप देखें मेरी जो पहले वाली क्लास थी वो ठीक हो चुकी है। इसी तरह मेरी यहाँ पे जो H2 थी वो भी ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे लेकिन जो दूसरी वाली है जिसकी क्लास मैंने डेमो दी है उस पे मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है। अब क्लास के थ्रू हम एक और काम भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम, इस वाली टैग का नाम जो हमारा H2 टैग है, इसका नाम, इसकी क्लास का नाम है डेमो। अब मैं मल्टीपल क्लासेस बना सकता हूँ डेमो नाम की। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये जो जो नीचे मेरा H4 है इसका नाम भी मैं डेमो ही कर देता हूँ कि मान लीजिए ये जो मेरा H4 है इसका नाम भी डेमो है। तो वो क्या करेगा, डेमो नाम की जितनी भी क्लासेस होंगी उन पे ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो मैं जाता हूँ, अब मेरी ये वाली जो हेडिंग 4 है H4, इसका भी, उस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें इस पे भी स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह हम क्लासेस की हेल्प से जो है वो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्लासेस की हेल्प से और भी बहुत से काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर, jQuery के अंदर हम उनके इनर HTML चेंज कर सकते हैं। वो हम आगे जाके जब हम jQuery या जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पे जाएंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है आईडी। आईडी और क्लास में बस इतना डिफरेंस है कि क्लास एक टैग से ज़्यादा टैग की भी सेम नेम की हो सकती है। मतलब H4 की नाम अगर देखें तो उसका नाम भी डेमो है, सॉरी इसका नाम भी डेमो है। और इस तरह अगर हम इस वाली को देखें तो इसका नाम भी डेमो है। लेकिन जो आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस H2 का मैं आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल टू टेस्ट नाम की मैंने आईडी दे दी। तो ये जो आईडी है ये अब सिर्फ इसी की रहेगी, ये अब किसी और को मैं असाइन नहीं कर सकता। अब टेस्ट नाम की आईडी किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ इसी की रहेगी। तो अब मैं अगर चाहता हूँ मैं इस टेस्ट वाले पे स्टाइल अप्लाई करूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट्स को एंड, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कोई भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। अभी के केस में कलर ही करते हैं ऑरेंज। ठीक है। लेकिन अब टेस्ट नाम का मैंने आपको बताया कोई टैग भी तो हो सकता है। तो क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते थे, टेस्ट जो आईडी है उसको हम हैश के साथ एक्सेस करेंगे। तो हैश डाल के जब भी आप लिखेंगे वो आईडी होगी। तो अब जब मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको तो ये देखें मेरी इस पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो हमने क्या किया, क्लासेस को भी देखा, आईडीज़ को भी देखा। अब क्लासेस और आईडीज़ में डिफरेंस क्या है कि क्लास जो है वो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा बार हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं हो सकती। ठीक हो गया। ठीक है जी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है HTML के अंदर, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हद से ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके बगैर आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स बेसिकली अगर आप कोई भी वेबसाइट देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, तो वो सब बेसिकली फॉर्म होते हैं। मतलब फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो सबमिट हो रहा होता है। एक यूज़र का फर्स्ट नेम लेते हैं, इसी तरह लास्ट नेम लेते हैं, उसकी ईमेल लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे सबसे एंड में। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म का टैग लूँगा, FORM फॉर्म, और इस टैग को यहाँ पे आके मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। अब इस टैग के अंदर मैंने टैग तो क्रिएट कर लिया। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ अभी तक तो कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स क्रिएट करूँगा, इनपुट फील्ड्स क्रिएट करूँगा। मतलब जो, अच्छा इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं मैं पहले आपको वो बता दूँ। इनपुट फील्ड्स बेसिकली यूज़र के से ना डाटा लेने के लिए हम इनपुट फील्ड्स का यूज़ करते हैं। मतलब अभी तक जो हम यहाँ पे चीज़ें ले रहे थे ना, ये वाली सब, ये सब तो था जो है स्टैटिक डाटा। मतलब हम बैक एंड से कोड करके भेज रहे थे। ये मैंने लिख के भेजा था एज आ डेवलपर, मैंने बैक एंड से ये चीज़ें लिख के भेजी थी। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यूज़र को अलाउ किया हुआ है कि वो अपना डाटा सबमिट करे, तो अब यहाँ पे यूज़र कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूँगा इनपुट और यहाँ पे आके मैं इसको ऐसे क्लोज़ कर दूँगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका भी क्लोजिंग पॉइंट ऐसे नहीं होता, इसको इनपुट को क्लोज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। तो मैंने क्या किया, इनपुट नाम का एक टैग ले लिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आके देखूं तो मेरे पास ये, आप देखें मेरे पास एक इनपुट नाम का टैग एक जनरेट होके आ चुका है। इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूं तो मैं टाइप कर सकता हूं। तो ये यूज़र से वैल्यू लेने का तरीका होता है। ये बेसिकली एक फॉर्म के अंदर है। अब फॉर्म आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा लेकिन है ये सब कुछ फॉर्म के अंदर। तो अब मान लीजिए इनपुट के अंदर मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है अपना पासवर्ड इंटर करे।
ठीक है। तो या यूज़र अपना ईमेल एंटर करे, तो वो सब भी तो होता है हमारे पास। अब जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो पासवर्ड मुझे यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरह का कुछ वर्ड आना चाहिए, यूज़र कुछ और एंटर कर रहा हो लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिस्प्ले हो मुझे। तो वो काम हम कैसे करते हैं, या मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र सिर्फ नंबर इंटर कर सके, ये अल्फ़ाबेट्स इंटर ना कर सके, सिर्फ 1 2 3 4 5 इंटर करें, तो वो सब हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 4 इनपुट्स ले लेता हूँ, एक पासवर्ड के लिए, एक नंबर के लिए, और एक ईमेल के लिए, और एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। ठीक है, 4 इनपुट्स ले ली, इसको सेव किया और सेव करके एक बार रिफ़्रेश किया, तो ये मेरे पास मेरी 4 इनपुट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब वो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम स्पेस देंगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप नाम का, टाइप लिखा। टाइप लिखने के बाद उसी तरह कोटेशन लिए और उसके अंदर हम लिख देते हैं सबसे पहला हम लिख देते हैं टेक्स्ट। अब ये एक टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे 3 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। एक मैं टेक्स्ट लिख दिया, दूसरा फॉर एग्जांपल है ईमेल, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल। तीसरे वाला है नंबर, और चौथे वाला है मान लीजिए पासवर्ड। ठीक है, ये वाले जो हैं ये एट्रीब्यूट्स के नेम हैं। अब इससे क्या होगा, जो पासवर्ड है ये ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड की तरह ट्रीट करेगा, मुझे टेक्स्ट मेरा शो नहीं करेगा बल्कि ब्लैक डॉट्स मुझे शो करेगा। नंबर वाले में वो ऑटोमेटिकली नंबर ही लिखने की, नंबर के अलावा मैं कुछ भी एज अ यूज़र नहीं लिख सकूँगा। और ईमेल वाले में मुझे ईमेल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ईमेल फॉर्मेट कौन सा होता है, ईमेल फॉर्मेट इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ भी ईमेल @ आना उसमें लाजमी है, और उसके बाद कुछ भी लिखो .com आना उसमें लाजमी है। तो ईमेल में .com और @ आना लाजमी है। जब तक मैं ये दो चीज़ें नहीं ऐड करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। तो अच्छा, इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद हम इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आके कुछ लिखूँ, फॉर एग्जांपल पहले वाली कौन सी टाइप थी मेरी, टेक्स्ट थी, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, टेक्स्ट में हम सब कुछ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। दूसरे वाली टाइप कौन सी थी मेरी, ईमेल थी, तो ईमेल में मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें डालना लाजमी है। अभी वो एरर क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं लगाया, वो सबमिट करो तब एरर देता है। अच्छा, तीसरी थी नंबर। अब हम तीसरी वाली पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें इसने खुद ब खुद ये मुझे दो निशान दे दिए। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ता रहेगा, इसको प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली नंबर कम होता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ASD कुछ लिखना टाइप करूँ, तो ई का मतलब तो होता है वो ऑटोमेटिकली ई, आई थिंक इन्फिनिटी के नंबर को बोलते हैं या इस तरह कुछ बोलते हैं, इस वजह से ई हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं लिख रहा, लेकिन मैं अगर 1 2 3 लिखूँ तो वो लिखेगा, और यहाँ पे लिखूँ तो वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी टाइप हमने यहाँ पे नंबर दी हुई थी। चौथी टाइप है पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड की तरफ जाऊँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, तो ये देखें ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो हाइड कर रहा है यूज़र से। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं ए लिखता हूँ, ये है ए ही, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया, हाइड करके उसको ब्लैक डॉट में डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इनपुट्स। इसके बाद हमारे पास आती हैं जब यूज़र अपनी तमाम वैल्यूज़ इंटर करता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ लिखे तो इंटर करता है, उसके बाद हमारे पास एक बटन भी तो होता है जिस पे वो क्लिक करता है, और जैसे ही क्लिक करता है हमारा तमाम डाटा जो है वो सबमिट हो जाता है। अभी हम डाटा सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें बैक एंड लैंग्वेज का भी हेल्प चाहिए होती है। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बटन नाम का टैग लेता हूँ, और मैं यहाँ पर उस बटन के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ साइन अप। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें मेरे पास एक बटन भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है, ये देखें ठीक हो गया। अच्छा, बटन भी हमारा क्रिएट हो गया। तो बटन की टाइप भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे बटन का भी एट्रीब्यूट आप एक होता है टाइप, उसके अंदर आप लिख सकते हैं सबमिट। अब ये सबमिट क्या होता है, सबमिट बेसिकली जब हमने कोई डाटा सबमिट करना होता है ना, फॉर एग्जांपल ये चारों डाटा हमने फॉर्म का जो डाटा है, फॉर्म के अंदर जितना भी हमने डाटा लिया है उसको आपने सबमिट करना है, तो उस केस में आप बटन की टाइप सबमिट रखते हैं। लेकिन इस पे अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये फिर बैक एंड की तरफ आ जाएगा, HTML का टॉपिक ये नहीं है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे अगर हम PHP की तरफ या किसी भी बैक एंड लैंग्वेज की तरफ, नोड की तरफ या किसी की तरफ हम आगे गए। तो ये एक फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्म के अंदर भी आप एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन एट्रीब्यूट ये होता है कि एक्शन के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन और ABC। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो किस पेज पे ले जाओ उसको। तो मैं जब
जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे साइन अप करूँ तो ये देखें ये मुझे कहाँ ले गया, अगर टॉप पे देखें ABC की तरफ ले गया, और ABC कोई फ़ाइल है ही नहीं मेरे पास, तो वो इस वजह से मुझे एरर दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद वो किस जगह जाए, तो आपने एक्शन के अंदर वो आप एक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ABC मैंने दिया था आपको समझाने के लिए, आप उस फाइल का पूरा पाथ देंगे, और पाथ कैसे देते हैं मैंने बिल्कुल शुरू में यहाँ पे आके जो है आपको समझाया हुआ है ये कि पाथ कैसे देते हैं, ठीक है। एक्शन के अंदर आपने पूरा पाथ दे देना है। उसके बाद एक और चीज़ है जो HTML के अंदर अक्सर यूज़ होता है, वीडियोस और ऑडियोज़ हो गई, इन चीज़ों को हम बोलते हैं HTML मीडिया। अब हम कवर करते हैं HTML मीडिया को। HTML मीडिया में हमारे पास आ जाती हैं वीडियोस, इसी तरह ऑडियोस। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैग होता है वीडियो नाम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस टैग को ओपन किया और यहाँ पे आके उस टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इसके अंदर, इसी टैग के अंदर आपने जैसे इमेज टैग के अंदर हमने SRC का टैग लिया था ना, हमने बताया था कि इमेज कहाँ से लेनी है, तो वीडियो का टैग के अंदर भी हमें एक और टैग लेना पड़ेगा। उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट लिया था, तो यहाँ पे भी हमें एक सिंगल टैग होता है, हमें टैग लेना पड़ता है। इसका सिंटेक्स ऐसे है, मतलब लिखने का तरीका ऐसे है। तो हम एक टैग लेते हैं सोर्स नाम का, SOURCE, सोर्स नाम का टैग लिया, यहाँ पे इसको ओपन किया। इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे हम सिंपल इसको ओपन ही रखते हैं। और इसके अंदर मैं कहता हूँ SRC इक्वल टू, और यहाँ पे आपने उसका कंप्लीट पाथ दे देना है अपनी फ़ाइल का, जो कि वीडियो फाइल आप प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ टेस्ट, और साथ उसकी टाइप भी देनी है, जो कि शुरू में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि टाइप कैसे फाइंड करते हैं, test.mp4। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, सेव करके रिफ़्रेश किया, तो ये क्या हुआ मेरे पास, अच्छा यहाँ पे स्पेस आ चुकी है, अगर आप देखें, ये देखें स्पेस आ गई है। तो अब वो क्या हुआ, उसने जो हमारे पास सोर्स के अंदर गया और test.mp4 नाम की फ़ाइल को ढूंढा। अब इस नाम की कोई फ़ाइल है ही नहीं मेरे पास, तो इस वजह से उसने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे दी है। अगर यहाँ पे मेरे पास इस नाम की कोई वीडियो होती तो वो उसको प्ले कर देता। अगर आप फोल्डर के अंदर आके देखें तो टेस्ट नाम की कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास लैपटॉप में कोई वीडियो है नहीं, वरना मैं आपको सेव करके प्ले करके भी चेक करवा देता। तो इसी तरह आप जो है वो सोर्स के अंदर, वीडियो टैग के अंदर आप सोर्स लिखते हैं और सोर्स के अंदर आप उसको फाइल का कंप्लीट पाथ दे देते हैं। अच्छा, वीडियो का एक एट्रीब्यूट होता है, उसी तरह विथ आप दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, या फिर आप एक चीज़ लिख सकते हैं कंट्रोल्स। अगर आप ये लिख के सेव करेंगे ना कंट्रोल्स, तो जैसे ही ये लिख के सेव करेंगे तो वीडियो के अंदर जो वीडियो आएगी यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ पे उसमें आप उसके वीडियो को प्ले भी कर सकेंगे, स्टॉप भी कर सकेंगे, उसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकेंगे। मतलब जितने भी कंट्रोल्स होंगे ना वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसको हटा के करेंगे तो आप उस वीडियो को अप डाउन, वॉल्यूम अप डाउन, या फिर उस वीडियो को डाउनलोड, ये काम नहीं कर सकेंगे। तो कंट्रोल के एट्रीब्यूट की हेल्प से आप ये वाले काम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह वीडियो के बाद हम बात करते हैं ऑडियो की। तो ऑडियो में भी इसी तरह, अगर कोई ऑडियो मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो की जगह इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑडियो कर देता हूँ। इस वीडियो की जगह आपने ऑडियो कर देना है और यहाँ से इसको भी ऑडियो कर देना है। तो इसके अंदर आपने उसी तरह सोर्स का टैग लेना है और उस ऑडियो का जो है MP3 होता है ज़्यादातर टाइप, आपने टाइप देख लेना है, और टाइप MP3 भी हो सकता है या फिर टाइप OGG भी हो सकता है, तो वो मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। तो इस तरह हम ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास ऑडियो फाइल भी कोई नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑडियो भी एक प्ले करके यहाँ पे लेके आ जाता। तो आप इस तरह करेंगे तो आपके पास आउटपुट में वो चीज़ आ जाएगी, अगर आपने अपनी ऑडियो फाइल का यहाँ पे पाथ ठीक दिया। तो ये वो तमाम बेसिक्स थी जो हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें हमने वो तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो जो हम HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट को भी कवर करेंगे, CSS को भी कवर करेंगे, और बैकएंड की तरफ भी हम जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।